ईशा की नमाज के बाद निशा शिफा को दानी लोगों को देकर खुद अम्मा जान के पास चली आई थी। अम्मा जान नमाज से फारिग हुई तो उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। ये अम्मा जान के तस्बीहात का वक्त था, इसलिए वो एक हाथ की उंगलियां नरमी से निशा की सर में चलाती हुई दूसरे हाथ से तस्बीह पढ़ रही थी। निशा चित लेटी खामोशी से अपने सर में अम्मा जान की उंगलियों के नरमाहट महसूस करते हुए अपने अंदर सुकून उतरता महसूस कर रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज़ पर उसने रुख मोड़कर देखा, फिर झट से उठ बैठी। आपके लिए बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है हर उस जगह अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं जहां मैं पहले से मौजूद हूं। हर उस जगह धड़ल्ले से पूरे हक से घुस आते हैं। आखिर आपके साथ मसला क्या है? अभी कुछ देर पहले आप स्टडी में तशरीफ़ फरमा थे। निशा उसे दरवाजे से अंदर दाखिल होता देख अपना दुपट्टा सही करते हुए अम्मा जान का लिहाज करके धीमी मगर काटदार आवाज़ में बोली थी। अभी जब वो दानी लोगों को पढ़ा रही थी, तब स्टडी में आकर अपनी मस्करी से अच्छे खासे संजीदगी से पढ़ रहे बच्चों को का उसने बड़ा गर्व कर दिया था, जिस पर निशा दिल महसूस कर रह गई। आजकल वो नकीब से जितना हो पा रहा था इज्तनाब बरत रही थी। गो के ये नकीब के रहते ही कम ही मुमकिन था। हक और फर्ज की बात ना ही करो तुम तो बेहतर है, वरना मुझे अपने हक और फर्ज याद आ जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे हक और फर्ज याद कराने की जिम्मेदारी भी शायद अब मुझे ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि दरमियानी अफराद तो 2.5 महीने बाद भी खामोशी हैं। नकीब आखिरी बात मानी तेजी से बोला और इसके शाहिद पर अम्मा जान ने आंखें निकालकर बाज रहने की हिदायत दी। अच्छा, वो कौन से फराइज हैं जिनकी अदायगी से मैं महरूम हूँ? निशा उसे अम्मा जान के हाथ का बोसा लेकर दूसरी तरफ टिकता देखकर खुद भी एक जाने बैठ गई। ये तो तुम्हें अम्मा जान ही समझा सकती हैं। नकीब इत्मीनान से सारा मलबा अम्मा जान पर डाल गया। चौंका अम्मा जान की तस्बीह चल रही थी और वो दरमियान में नहीं बोलती थी, इसलिए बस घूर रही थी। अगर ये काम अम्मा जान नहीं करना है तो आप क्यों अपने आप को जहमत दे रहे हैं? निशा की बात पर अब के अम्मा जान ने हाथ उठाकर दोनों को इशारे से कुछ वक्त खामोश रहने की हिदायत की। उस काम से फायदा तो मेरा है ना, फिर जहमत कौन करेगा? नकीब मानी तेजी से बोला। मुझसे आपका क्या फायदा? और जितना ऑफिस में आप बॉस के गेटअप में आप मेरा फायदा उठाते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। कद्दू कैसी बातें कर रही हो? अम्मा जान को तो लिहाज करो, खुलेआम मुझ मासूम पर इल्जाम लगा रही हो। नकीब उछल के बेड से खड़ा हुआ, अब ड्रामाई अंदाज में निशा को शर्मिंदा कर रहा था, और वो हुई भी थी। अ- अम्मा जान, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। काम के हवाले से बोल रही थी। निशा ने बुखलाते हुए सफाई पेश की। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ते देखकर नकीब ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी। फिर कैसा मतलब था तुम्हारा? नकीब बाज आने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। अब बस कर जाओ दोनों। बेटा, हद है बचपने की भी। मेरी आधी तस्बीह पढ़ने तक तुम दोनों ने जंग का ऐलान कर दिया। अम्मा जान ने तस्बीह रखकर दोनों तोता मैना के बीच में आई थी। सॉरी अम्मा जान, दोनों एक जुबान हुए। अच्छा हुआ तुम लोग खुद आ गए, वरना मैं खुद तुम लोगों को आज बुलाने वाली थी। वो दरअसल मैं तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। अम्मा जान ने बात का आगाज़ किया, जिस पर दोनों खिलाफ तवक्को खामोश थे। बच्चों, तुम दोनों मेरे हाथ में पले बढ़े हो। बचपन से तुम लोग अपने वालिदैन से ज़्यादा मेरे करीब रहे हो, इसलिए तुम दोनों मुझे बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अजीज़ हो। शायद यही वजह है कि मेरी बहुत सी ख्वाहिशात भी तुम दोनों से वाबस्ता हैं। अम्मा जान ने तमहीद बांधनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों की खुशियाँ देखूँ, तुम्हारे बच्चों को अपने हाथों में खिलाऊँ। अम्मा जान ने दोनों का हाथ अपने ही हाथों में थामकर एक दूसरे पर रखना चाहा, जब निशा ने सूरज से अपना हाथ खींचा। अम्मा जान, पिछले 7 महीने से शिफा यहाँ मौजूद है। आप उसके साथ खेल तो रही हैं, और क्या चाहिए आपको? निशा जानकर अनजान हुई, जो अम्मा जान और नकीब दोनों के समझ में आया था। निशा, शिफा, आपकी बात को काटने के लिए माजरत अम्मा जान, लेकिन शिफा मेरी बेटी है, मतलब आपकी नवासी। सो मेरी तरफ से तो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। बाकी आपके पौधे का मामला है, आप उनसे तय करें। निशा ने साफ दामन उठाया था। निशा, बेशक शिफा तुम्हारी बेटी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन शादी तो करनी है ना आपको? शादी ही तो नहीं करनी अम्मा जान। निशा सुकून से बोलकर अम्मा जान का सुकून गारत कर गई, जबकि उन सारी बातों के दरमियान नकीब खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा था। और वो क्यों? वजह? अम्मा जान ने अपना कड़क अंदाज अपनाया। सिंपल सी बात है अम्मा जान, मुझे मर्दों पर एतबार नहीं। मर्द सिर्फ पैदाइशी महरम रिश्तों पर ही काबिल एतबार होते हैं, जैसे बाप, भाई, मामू, चाचू। खैर, मेरे केस में तो सिर्फ मामू ही एप्लीकेबल है। निशा की बात पर नकीब ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगर एक बादल बिना पानी बरसाए चला जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम बारिश की उम्मीद ही छोड़ दें। बेटा, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। आजमाइश शर्त है। मेरी माँ ने आजमाया ना,
और रिजल्ट ये है कि मैं यहाँ उनके और उनकी पसंद की शादी की सज़ा काट रही हूँ। लोगों से घर से भागी हुई माँ लालची बाप का ताना सुन रही हूँ और वो मनोमट्टी तले लेटी हैं। और ये बाप नामी मखलूक जाने कहाँ किसकी ज़िंदगी असाब बना रहा है। निशा के लहजे में दर्द, तकलीफ, महरूमी, हकारत क्या क्या नहीं थी। वो अपने दर्द में नकीब की मौजूदगी भी खामोश कर बैठी थी। माफ़ कर दें अम्मा जान, लेकिन मैं आपकी ये ख्वाहिश चाहकर भी पूरी नहीं कर सकती। बचपन से कभी शादी का ख्वाब कुछ जहन में आए ही नहीं। शायद इसलिए हर लड़की अपने शौहर में अपने बाप की खसूसियात देखना चाहती है, लेकिन जिसने बाप को देखा ही ना हो, लेकिन उसके कारनामों से लोगों में मशहूर रही हो, तो फिर उस लड़की को रिश्तों, मर्द और ख्वाबों पर एतबार नहीं रहता। और जब एतबार ना हो तो आजमाइश का क्या काम। निशा आम अंदाज में बोल रही थी जैसे सालों से ये बात उसके जहन में नक्श हो। खैर, मैं इन सारी बातों को एक पल के लिए इग्नोर भी कर दूं तो कौन ऐसा दिल गुर्दे वाला बाज़र्फ मर्द होगा जो एक बच्ची की माँ को कबूल करेगा। और अगर कोई ऐसा हो, नकीब ने पहली बार लबकुशाई की, तो मैं कहूँगी नकीब बहरोज बेग साहब कि आप इस गलत फहमी से निकल आएँ। ये आप मर्दों का मुआशरा है। यहाँ मर्दों का गलत भी सही है और औरत का सही भी गलत। मर्द जो करे सब जायज़ है और औरत का जायज़ भी नाजायज़ है। यूँ कह लें, यहाँ 4 बच्चे के बाप से एक कम उम्र कवारी लड़की की शादी सही है, लेकिन एक बच्चे की माँ से गलत। यूँ कह लें, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। औरत के बेवा होने से बच्चे ना होने तक, यहाँ तक कि बच्चों के बिगड़ने का इल्ज़ाम भी औरत के ज़िम्मे आता है। औरत अगर कम उम्र में बेवा हो जाए तो सब्ज़ कदम, और अगर मर्द हो तो मासूम की किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं लिखा था। औरत अगर तलाक ले तो बदकिरदार, बेहया, आवारा, घर ना बसाने वाली। और अगर मर्द तलाक दे तो उसका इल्ज़ाम भी औरत पर ही आता है कि ज़रूर उस पर कोई कमी रही होगी। औरत अगर बेवफाई करे तो औरत के नाम पर धब्बा, बल्कि उसे औरत कहलाने का हक ही नहीं है। बेशक नहीं है। अगर यही बेवफाई मर्द करे तो उनकी फितरत है, तो ये औरत का फ़र्ज़ था कि वो अपने मर्द को काबू में रखती। अगर वो इसे खुशियाँ दे पाती तो बेचारा मर्द बाहर मुँह मारी करने क्यों जाता। गर्ज हमारे माशरे में औरत का वो हिसाब है, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, कटना तरबूज नहीं है। और उन सब में अफसोस की बात क्या है जानते हैं? निशा ने अम्मा जान की तरफ देखा। ये सारे अल्फाज इल्ज़ाम देने वाले मर्द नहीं होते, औरतें ही होती हैं। मर्द को मर्द बनाने वाली औरतें होती हैं, उन्हें ये सिखाने वाली औरत होती है, और उनका ताब भुगतने वाली भी औरत ही होती है। हर सिक्के के 2 रुख होते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, हर इंसान का 2 हिस्से होते हैं। इस तरह मर्द के भी कई इकसाम होते हैं। बिना आजमाए मफरूज़ा कायम कर लेना तो ये तो गलत है। मफरूज़ा नहीं, तजर्बा। वो कहते हैं ना, माँ बाप की हर चीज़ पर औलाद का हक होता है। तो मेरे माँ बाप मुझे बदनामी और ये तल्ख तजर्बा विरासत में दे गए हैं, जो मैं चाहूँ या ना चाहूँ आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे। क्यों अम्मा जान, आप तो बेहतर जानती हैं इन 24 सालों में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि कल तो आपको इसका जीता जागता सबूत भी दे गई हैं सुगरा आंटी। निशा ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट अम्मा जान की तरफ उठा ली। मैं फिर भी कहूँगा तुम गलत हो, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि सारे मर्द कमज़ोर नहीं होते। नकीब बज़ेद हुआ। ऐसा करें, उन अजीम हस्तियों का नाम आप गिनीज वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में लिखवा दें, लेकिन उससे पहले अम्मा जान की ख्वाहिशों पर गौर कर लें। मैं चलती हूँ, शिफा को सुलाना है। निशा अपना दुपट्टा ठीक करते बिना अम्मा जान की तरफ देखे वहां से निकल गई। क्या करूं मैं इस लड़की का, क्यों इतनी हसास है ये, क्यों हर बात को लेकर जिद पकड़ लेती है। अम्मा जान ढाल सी नकीब के कंधे से लगी थी। उन्होंने उसे कायल करने का सोचा था, वो उनका मुंह बंद कराकर निकल गई। परेशान ना हो अम्मा जान, सब ठीक हो जाएगा। नकीब के पास बस यही चंद अल्फाज थे, वरना निशा की दलीलों ने तो उसका भी दिमाग घुमा दिया था। कैसे परेशान ना हूँ, क्या ठीक हो जाएगा। शहनाज की बात का ख्याल करते हुए खानदान में सिर्फ चंद एक 2 अफराद को ही तुम्हारे निकाह का इल्म है, जिसकी वजह से पहले निशा की नौकरी को लेकर, फिर शिफा, अब शादी लेकर जिसे देखो खानदान में बातें करता घूमता है। और ये सुगरा, इसे तो अल्लाह पूछे। बेवा है, मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन हमेशा आकर मेरी बच्ची का दिल दुखा जाती है। कल तुम घर नहीं थे, वो घर आई थी और निशा के सामने ही निशा के लिए किसी डॉक्टर के रिश्ते का जिक्र छेड़ दिया, और निशा के खामोशी से उठ जाने पर फिर से शहनाज का मुद्दा छिड़ गई। अम्मा जान की बात पर नकीब ने मुठ्ठियां भींची थी। अम्मा जान, आप खानदान वालों को बाहर में क्यों नहीं झोंकती? एक बार खुले लफ्जों में कह दें कि हमारे मामलात से दूर रहें। नकीब अपनी मुठ्ठियां भींचता बड़ी मुश्किल से अपने लहजे पर काबू पा गया था। बेटा, खानदान हमारी जड़ें होता है और अपनी जड़ों से कटकर पैर खड़ा नहीं रह सकता। वैसे हम इंसान भी अपनों से कतई ताल्लुक करके नहीं रह सकते।
अम्मा जान नकीब के बाजू पर थपकी देते हुए बोली। फिर नकीब के गुस्से को देखकर खुद ही टॉपिक बदल गई। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है नकीब, लोगों ने उसे ऐसा बना दिया है। अम्मा जान गुलूगीर लहजे में बोली। मैंने सोचा था निशा को निकाह का बताकर खानदान में भी ये बात सबके में ले आएंगे, फिर सुकून से शादी वगैरह होती रहेगी। ये तो शादी के जिक्र पर ही हत्ते से उखड़ गई है। अम्मा जान फिक्रमंदी से बोली थी। आप फिक्र ना करें, अब यह हकीकत मेरे तरीके से उसके आगे खुलेगी। 3 महीने काफी थे, आप लोगों ने कोशिश कर ली। नकीब नतीजे पर पहुंच चुका था। एएसपी अकरम, आई नीड योर हेल्प। नकीब के होंठों पर सजी पूरे स्टार से मुस्कुराहट किसी खुराफाती आइडिया का पता दे रही थी। और दूसरी परेशानी तो आप अपनी लाडली को समझाएं, इंसान हो या कोई भी जीव हो, हर किसी को अपनी बका की जंग खुद लड़नी होती है, क्योंकि हरकत में बरकत है। मोहतरमा की जो जुबान सिर्फ मुझे जवाब देने के लिए फराटे भरती है ना, इसे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना सिखाएं। बेशक खामोशी 1000 सवालों के जवाब है, लेकिन कुछ जगहों पर अल्फाज जुबान का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अब आप हर परेशानी हर अब आप अपनी हर परेशानी हर फिक्र मुझे दे दें, जिस तरह अपनी डाकू हसीना मेरे नाम की है। अब अपनी शेरनी को मैं खुद हैंडल करूंगा। नकीब अम्मा जान को बेड पर लिटाकर आहिस्ता से उनके ऊपर कंफर्टर डालकर चेहरे पर सोचों के जाल सजाए वहां से निकल गया था। दर्री यार, प्लीज कुछ कर, कुछ मेरी हेल्प कर, वरना आज भी संजीला तुम्हारी इकलौती बचपन के दोस्त की रही इज्जत भी क्लास से बाहर निकालकर 2 कौड़ी की कर देंगी। दानी ने दरक्षा के ऊपर से कंफर्टर खींचा, जिस पर दरक्षा भिनभिना उठी। इतना सीरियस क्यों ले रही हो यार? कौन सा क्लास से पहली बार तुम्हारी एग्जिट है? हाँ, तंजीला मैम के हाथों पहली बार होगी। दरक्षा जमाई रोकते हुए दोबारा तकिया पर सर रखने लगी थी जब दानी ने उसे झिंझोड़ा। यार, पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं उस अंग्रेजी बाबू को खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहती और उस नकचड़ी मिस के आगे अपना इमेज बनाना चाहती हूँ, जो उस अंग्रेजी बाबू के अंग्रेजी होने पर ही वारी सदके जा रही है। दानी ने असल मसला बयान किया था। नहीं, मसला क्या है तुम्हारे साथ मिस? दानिश भाई या टेस्ट? दरक्षा ने आपके पूरी तरह दानी की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल किया। यार, कब से वही तो बता रही हूँ, प्रिपरेशन कुछ नहीं है टेस्ट की। बिना प्रिपरेशन के टेस्ट में मैं फेल हो जाऊंगी, फिर मुझे बाहर निकाल देंगी और अंग्रेजी बाबू को मुझ पर हंसने का मौका मिल जाएगा। दानी ने 1 बाय 1 सारे मसले रखे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, यूं नहीं हम 9 बजे जाते हैं, 8 बजे हम रेडी होते हैं। इसका मतलब वो पूरे 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। जाओ, दिल लगा कर पढ़ो, पास होने जितना तो तैयारी कर ही लोगी। दरक्षा ने मुस्कुराना मशवरा दिया, फिर कुछ सोचकर दानी की तरफ मुड़ी। बट परेशानी ये है कि तुम पढ़ोगी किससे? हमेशा की तरह तुमने नोट्स तो बनाए नहीं है, और मेरे नोट्स दानिश भाई की कॉपी हैं, और तुम दानिश भाई की हेल्प तो बिल्कुल नहीं लेना चाहोगी। इस हिसाब से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सो गुड नाइट। दरक्षा सारी बात तफसील से बताकर दोबारा कंफर्टर में गायब हुई। कैसे सो सकती हो तुम मुझे परेशान छोड़कर? दानी ने रूहान सी हुई। वो दरक्षा से नोट्स मांगने ही तो आई थी, लेकिन दरक्षा ने पहले ही उसकी बोलती बंद कर दी। नींद से सो रही हूँ और खुदा का वास्ता मुझे सोने दो, वरना क्लास में मैंने सोना है और घर आकर अपने टेस्ट पर रोना है। फिर आगे मिस के हाथों जो बेइज्जती होना है वो तो होना है। सो प्लीज तुम अपना बिना हल्के मसले को कहीं और सुलझाओ। दरक्षा हाथ जोड़कर पूरी तरह कंफर्टर में गायब हुई, जिस तरह दानी रोंदी सुन्नत बनाकर बालकनी में निकल आई। दानी बालकनी में खड़ी यूं कुदरत के हसीन नज़ारों में खोई कि फिर टेस्ट, क्लास में अंग्रेजी बाबू, बेइज्जती सब खामोश कर गई। वो यूं ही काफ़ी देर से एक एक कुदरत के शाहकार को निहार रही थी, जब गार्डन के गोशे में उसकी नज़र ठहर सी गई, जहाँ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, सर पर सफ़ेद टोपी लगाए, जाए नमाज पर खड़ा खुदा का वो बंदा इस सारे मंजर में सबसे ज़्यादा हसीन और दिलकश मालूम हो रहा था। कितना नूर है इस अंग्रेजी बाबू के चेहरे पर। दानीन की दिल की बात जुबान से फिसल दी थी, जिस पर वो हड़बड़ा गई। सामने देखा तो वो अब दुआ के लिए हाथ उठा चुका था। अब की बार दानीन की नज़रों में चमक थी, दानिश को देखकर नहीं, उसके पास रखे नोट्स को देखकर। वो फौरन दौड़ के रूम से निकली और कुछ ही मिनट बाद वो हाँपती कांपती दानिश के पीछे खड़ी हुई, जो दुनिया जहाँ को खामोश के अपने रब से राजो न्याज में महव था। काफ़ी देर तक तो दानीन की नज़र उसके पुरनूर चेहरे पर टकी रही, लेकिन जब होश आया तो ला हौला वला कुव्वता पड़ती आहिस्ता से नोट्स उठाकर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए वहां से निकलने लगी। जब अकब से आई आवाज ने उसे अपनी जगह फ्रीज किया, वो बिना पलटे अपनी आंखें सख्ती से भींच गई। मैंने यहाँ नोट्स यकीनन पढ़ने के लिए रखे थे। दानिश अपनी टोपी तय करके जेब में रखते हुए दानीन के आगे आया। तो तो मैं कौन सा खेलने के लिए लेके जा रही हूँ? मैंने भी पढ़ने के लिए लिया है। दानीन ने नोट्स को सख्ती से हाथ दबाए, खामखाई मजबूत लहजा इख्तियार करना चाहा।
अच्छा, चोरी करके। दानिश आहिस्ता से नोट्स उसके हाथ से निकालते हुए बोला, लेकिन उससे पहले ही दानी बिदक कर उसे 2 कदम दूर हुई। हाँ अंग्रेजी बाबू, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझे गाली दी। दानी ने मुंह के साथ आंखें भी पूरी खोली थी। अब तो मेरी जूती भी नहीं देती तुम्हें नोट्स। दानी दानिश तो वहीं हैरान परेशान छोड़कर खुद अंदर की तरफ लहराते बल खाते चली। साथ सोच भी रही थी कितना आसान है उस अंग्रेजी बाबू को उल्लू बनाना। ओह हेलो मिस्टर एक्चुअली, आपको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह पहले छोड़ी फिर सीना झोड़ी करते हुए मैंने कब भी आपको गाली। दानिश कुर्राते सामने आया। दानी ने फिर से अपनी आंखें मींची क्योंकि दानिश अपना फोन लहरा रहा था जिस पर छोड़ी लेफ्ट आउट लिखा था। छोड़ी मतलब देहाती जुबान में लड़की होता है, और तुम मुझे उफ। नाच न जाने बैंगन टेढ़ा। दानिश कुछ दिन पहले दादी से सुने मुहावरे का जनाजा निकालते हुए उसके हाथ में नोट्स लेकर मुड़ा। देखो अंग्रेजी बाबू, वो बैंगन नहीं आंगन होता है। दानी ने ताशरी में डूबकर अल्फाज अदा किए। एंड हम सब सेम यूनि में, सेम क्लास में, सेम सीट, इवन सेम गाड़ी, ऊपर से एक ही घर में भी होते हैं। तो सबने अलग अलग नोट्स बनाकर क्या करना है? एक ही काम से काम चला लेते हैं। ऐसा मैंने नहीं, दरक्षा ने कहा, इसीलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए। और अभी मुझे दरक्षा ने कहा कि मैं तुम्हारे नोट्स यूज़ कर लूँ, तो मैं कर लूँ। दानिश के भीगे बिल्ली वाले रूप ऊपर से शीरे लबो लहजे पर दानिश हंसी रोकने के चक्कर में अपने दांतों से अपनी होंठ का कत्ल कर दिया था। ओके, शुक्र, मैं जाके आप ही से पढ़ लेती हूँ। आप ही इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं तक 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। मैं अभी वापस कर जाऊंगी। दानिश शुक्रिया अदा करती जाने को मुड़ी थी जब दानिश उसके सामने हायल हुआ। नहीं, एक्चुअली मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ। आप आ जाए मेरे साथ ही पढ़ लें। दानी दानिश दानीन के हाथ से नोट्स लेता आगे बढ़ा। कल से ही उसे निशा काफ़ी डिस्टर्ब लगी थी, इसलिए वो आज उसके पास तिलावत करने भी नहीं गया था। अब इस रेड चिली को उसका दिमाग खाने तो नहीं भेज सकता था, इसलिए खुद सजा काटने का सोचा। अब ये भी देखना था दानीन बहरोज बेग ने। वाह, तो ये तो वही बात हुई, ज़रूरत पर गधे को बाप बनाने वाली। दानीन मुंह बनाती जाए नमाज तक आई जहां वो बैठा हाथ में पेंसिल और नोट्स पकड़े उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया था वो गलत है। दानिश बहुत नरम आवाज आराम से ठहर ठहर कर सब एक्सप्लेन कर रहा था, और दानीन भी शायद निशा के बाद पहली बार किसी के पास इतनी दिलचस्पी से पढ़ रही थी। यकीन करो, जिस दिन मेरा वलीमा होगा इस साले को अपने वलीमे की पहली बिरयानी वो भी दोनों हाथों से ठूस ठूस कर खिलाऊंगा। जब देखो मेरी बीवी के आसपास मंडलाता रहता है। नहीं, पूरे ऑफिस में सिर्फ उसे निशा से ही काम सीखना है। नकीब दांत पर दांत जमाकर ग्लास डोर से बाहर का नजारा करते हुए बोला, जिस पर दानिश और दानियाल जो लंच करके अभी नकीब के ऑफिस के सोफे पर बैठे कॉफी से लुत्फानंदोज हो रहे थे, दोनों ने बैकवर्ड ग्लास डोर से बाहर का नजारा देखा, जहां हैंडसम सा जुबैर, जो बहरोज साहब के बहुत ही अजीज दोस्त का बेटा था, निशा को फाइल में कुछ दिखा रहा था। निशा चेहरे पर अपनी मखसूस संजीदगी सजाए उसे समझा रही थी। नहीं, इस साले साहब पर क्या फर्ज है हर वक्त हर मर्ज की दवा निशा समझकर उसके पास हाजिर हो जाना। बाबा ने काम सीखने उसे हमारे ऑफिस भेजा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बीवी को उसके ट्विटर ही बना दिया है। 1 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ, हर 1 घंटे बाद ही निशा की टेबल पर हाजिरी दे रहा होता है। और ये मोहतरमा मुझसे सीधे करनी नहीं आती, उन्हें ज्ञान बांटती रहती हैं। नकीब जला मुनासा सामने ग्लास वॉल से नजर आ रहे जुबैर को आंखों से कत्ल करने के दर पे था। भाई, वो इसलिए क्योंकि बड़े अंकल ने आप ही को स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि जुबैर की हेल्प करने के लिए, वरना दानियाल भाई भी झाड़ते हैं। मेरी आप ही ने 3.5 महीने बाद भी किसी को भाव नहीं दिया है। दानिश शरारत से दानियाल को आंख मारकर बोला, जिस पर दानियाल और दानिश का कहना बेसाख्ता था, जबकि नकीब की घूरी भी पूरे ताप पर थी। कुछ शर्म कर लो सालों, वो बंदा खुलेआम तुम्हारी बहन से फ्लर्ट कर रहा है, और तुम दोनों बहन के भाई यहाँ बेशर्मों की तरह कह के लगा रहे हो। तुफ है तुम दोनों पर। नकीब अपनी चेयर उनकी तरफ घुमाकर उन्हें शर्म दिलानी चाहिए। चले, हम दोनों भाई बेशर्म ही सही, आप अपनी मनकूहा साहब का कुछ कर लें। दानियाल ने जैसे उसे चैलेंज किया था। मनकू साहब क्या कर सकते हैं? मनकू साहिबा तो मुझे देखती ही काटने को दौड़ती हैं। नकीब ने बुरा मुंह बनाया था। जब हमारी बहन ने 23 साल से निकाह किए बैठे बंदे को घास नहीं डाली, जब मौका मिला उसकी ठंडी बेइज्जती कर देती हैं, फिर इस मिस्टर स्टूडेंट के क्या दाल गलेगी। दानियाल ने सुकून से कॉफी की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। मैं कोई घोड़ा नहीं हूं जो तुम्हारी बहन घास डालेगी। और देखना, तुम दोनों की नजरों के सामने तुम्हारी बहन को घोड़े पर ले उड़ूंगा और तुम लोग रोते रह जाओगे।
नकीब ने जैसे अपने ख्याली मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। दिल को भुलाने के लिए गालिब सवाल अच्छा है। दानिश ने मिर्जा गालिब की बदुआ लेना जरूरी समझा। भाई मेरे, वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल है अच्छा है, होता है कुछ भी। नकीब ने हमेशा की तरह तस्वीर की थी। वट एवर भाई, लेकिन अभी आपका खिताब तो वही है ना जो दादी जान ने कल दानीन को कहा था। क्या कहा था? दानिश में उंगली रख के सोचने के अंदाज में शरारती नजरें नकीब पर जमा गया। कहानी भली खंभा नोचे। कोई किसी आने बिल्ली खंभा नोचे वाली मिसाल नहीं सूट करी मुझ पर। वो तो मैं तुम्हारी नाजुक दिल बहन का ख्याल करके चुप हूं, वरना अभी जाके उसे बता दो कि मैं नकीब बहरोज बेग उसका। नकीब जोश में कुर्सी से उठा। जब निशा क्लास डोर को जोर से धक्का देती तो तनतनाते हुए वो ऑफिस में दाखिल हुई और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसके आगे एक फाइल फेंकी थी। फाइल के खुले पन्ने पर नजर पड़ते ही नकीब के चेहरे के तासुरात बदले। दूसरी तरफ निशा के तासुरात भी खतरनाक हद तक बिगड़े हुए थे। दानियाल और दानिश भी दोनों को इस तरह देखकर टेबल तक आए और फाइल पर नजर पड़ते ही उन्हें भी सांप सूख गया था। मोहम्मद दानिश, सन ऑफ हसन कमाल। अपने घर वालों को जो इत्तला फराहम की थी उसके मुताबिक दानिश के मॉम डैड क्रिश्चियन है, राइट? निशा ने फाइल नकीब की जानिब उछाली थी। उसे ये फाइल अभी जुबैर के हाथ से मिली थी और दानिश के फादर का नाम देखते ही उसे सब घूमता मालूम हो रहा था। देखो निशा, नो, देखें आप। निशा अपना हाथ उठाकर दहाड़ी थी। दानिश के और मेरे बाप का नाम एक होना इत्तेफाक है या गलती से मेरे बाप का नाम उसके फादर नेम में लिख दिया गया है? निशा के सवालों पर दानिश का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। बताएं! निशा तीनों को खामोश देखकर चिल्लाई थी। ना ही इत्तेफाक है और ना ही गलती से लिखा गया है। वी आर सिबलिंग्स। दानिश की फंसी फंसी सी आवाज ने निशा के पैरों तले जमीन खींच ली थी। कुछ पल के लिए तो वो बिल्कुल साकित हो गई, जैसे इर्द गिर्द का कोई होश ही ना रहा हो। जब अपनी समाज पर यकीन हुआ तो उसने खाली खाली नजरों से बारी बारी तीनों के झुके सर देखे, फिर अपने आंसुओं को पीती, दिल में उठ रहे दर्द को दबाती मुड़ी। लेकिन कदम उठाने से पहले ही उसे रुकना पड़ा, क्योंकि सामने ही दानिश घुटनों के बल उसके कदमों में बैठा था। आप ही, मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट मेरे खाली साहब ने बताया था कि सेम फादर शेयर करने वाले ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। आप ही, आई डोंट नो आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, बट आप ही, आई नीड यू, आई नीड समवन, माय वन। अब से नहीं आप ही, मैं बचपन से किसी अपने को ढूंढ रहा हूँ। आप ही, आई नीड यू। दानिश भीगी आवाज में एक ही किरदार लगाए निशा के दिल पर जरब लगा रहा था। निशा का पत्थर बना वजूद, जो दर हकीकत मॉम था, पिघलने लगा था। आंसू गालों पर फिसले जब वो होश में आई थी। नहीं हूं मैं तुम्हारी कुछ, और नहीं चाहिए मुझे कोई और रिश्ता अपने लिए। इसलिए बेहतर है जहां से आयो वहां लौट जाओ। मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। निशा अपनी कपकपाती आवाज को जबरदस्ती सख्त करने की कोशिश में हलकान हुई थी। वो बिखरना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एहसास थी। दानिश के लफ्जों में छुपी महरूमी दर्द उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। वो जो किसी से बात नहीं करती थी, उसे आज समझ आया वो दानिश में एक अलग सी कशिश क्यों महसूस करती थी। ये तो खून की कशिश थी, जो निशा के रूड रिजर्व नेचर के बावजूद उसे दानिश के मामले में नरम हो जाता था। लेकिन अब और सुनकर अपना भरम नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वो साइड से आगे हुई। जब दानिश सर झुकाए दोबारा उसके रास्ते में हायल हुआ। हैप्पी, आई जस्ट नीड यू, नथिंग एल्स। मैं नहीं हूं तुम्हारी कुछ, समझते क्यों नहीं? मैं किसी की कुछ नहीं हूं। निशा हलक के बैठ चिल्लाई जब दानिश ने तड़प कर उसके हाथ थामे। आपी, डोंट सेड दैट, यू आर माई ओनली। दानिश, खुदा का वास्ता है बख्श दो मुझे, नहीं मुझ में हौसला, चले जाओ यहाँ से प्लीज, प्लीज मुझ पर रहम करो। निशा की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने बाज़ाब्ता हाथ जोड़ दिए। दानिश ने तड़प कर उसके हाथ खोले थे। ये मत करें, मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। जगह, ये शहर, ये मुल्क सब छोड़कर चला जाऊंगा। कभी आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। दानिश के कंधे से बेदर्दी से आंसू पहुंचे थे। लेकिन बस ये बताएं कि मेरी गलती क्या है? डैड ने हम दोनों की मॉम को चीट किया, हम दोनों यतीम हुए, आप यतीम हुए, उसके बाद आपको संभालने वाले इतने लोग थे आपके पास, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। बचपन से जब से होश संभाला किसी अपने को ढूंढा, और 6 साल पहले मेरी तलाश खत्म हुई। 3 महीने पहले मुझे मेरी आप ही मिली, और आज मेरी आप ही को मैं मिला। बट शी डोंट नीड मी। वाई आप ही?
क्यों? आज तक मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की, सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने इतने गुनाहों के बाद भी मुझे दीन की दौलत दी। उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बट मेरी आप ही कर रही हैं। क्यों? दानिश दर्द की इंतहा पर था। निशा की बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि वो दानिश में खुद को देख रही थी, जबकि नकीब और दानियाल खामोश तमाशाई बने खड़े थे। सॉरी, आई फॉरगॉट। बड़ों से सवाल नहीं करते, उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। दानिश अपने आंसू पोंछते हुए बर्दाश्त की इंतहा से सुर्ख हो रही आंखों में पानी लिए मुस्कुराया। मैं आपकी विश पूरी करूंगा आप ही, चला जाऊंगा फॉर एवर, बट इससे पहले प्लीज़ एक बार मुझे गले लगाएं। मैं जानना चाहता हूँ, जब आप ही हक करती है तो कैसा? अभी दानिश की बात दरमियान में ही थी कि निशा 2 कदम का फासला मिटाते उसके गले लगी थी। दानिश को लगा उसे पूरी कायनात मिल गई है। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह अपने बाजू निशा के घर सख्ती से बांधे, जैसे अगर पकड़ ढीली हुई तो वो अपनी आप ही को खो देगा। तुम तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं यहीं हमेशा हमेशा अपनी आप ही के पास रहोगे। महरूमी क्या होती है मैं जानती हूँ। आई नीड यू भाई, मुझे भी एक भाई चाहिए। निशा दानिश के सीने से लगे आंसुओं के दरमियान बोल रही थी। नकीब और दानियाल जो इन दोनों को अकेला छोड़ने के घर से ऑफिस से निकल रहे थे। नकीब ने पलटकर उसे देखा, जो अपने भाई की पीठ थपथपा रही थी और चेहरा सच्ची खुशी से टिमटिमा रहा था। झील सी गहरी आंखें जो पानी से लबालब थीं, लेकिन उसमें दर्द या गम नहीं था, बल्कि सच्ची बहुत कुछ पा लेने की खुशी थी। आज पहली बार उसने निशा को इतना खुश देखा था। वो भी मुस्कुराता डोर बंद करता निकल गया। निशा खुश थी, बेइंतहा खुश। उसने अपनी ज़िंदगी में सिवाय एक खास, सिर्फ उसका कहलाए जाने वाले खालिद रिश्ते के अलावा चाहा ही क्या था? अब जब वो खुद उसके पास चलकर आया था, खुदा की किसी अजीम इनायत की तरह, फिर वो कैसे नाशुक्री करके धुतकार देती। अरे अरे अंग्रेजी बाबू, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? नज़र नहीं आ रहा यहाँ मासूम बच्चे किताबें लिए पढ़ने बैठे हैं। दानिश जो खुशी में अपना बैग उठाए सरशार सा गार्डन में पढ़ने आया था, उसके सब तक पहुंचने से पहले ही दानीन बीच में आई थी। उफ, नॉट अगेन। दानिश ने नफ़ी में सर हिलाया। मैडम, यहाँ कोई डोर नहीं है जहाँ मैं खसा चला आया हूँ। एंड बाय द वे, यहाँ इनोसेंट कौन है? दानिश ने आसपास नज़र दौड़ाई। ओह, आप जूनियर और दारिस की बात कर रही हैं। ये दोनों सच में बहुत मासूम हैं। आफ्टर ऑल आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। दानिश मसनूई हमदर्दगी से बोला, जबकि होंठों को हमेशा की तरह सख्ती से दांतों में दबाया था। तुम तुम अंग्रेजी बाबू आखिर खुद को समझते क्या हो? दानी अच्छे से सुलग चुकी थी। मैं खुद को क्या समझता हूँ, इसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। दानिश ने भरपूर बेनियाजी का मुजाहरा किया। हाँ हाँ हाँ, इस गलतफहमी से निकल आए कि मुझे आपको समझने में कोई दिलचस्पी है। और रही बात दिलचस्पी की, तो आई डोंट नो ये दिलचस्पी क्या होता है और कौन सी मखलूक है। दानी ने कहकर लगाते हुए हमेशा की तरह दानिश की उल्टी सीधी उर्दू का मजा लिया था। डिस्कस्टिंग। दानिश बैग को दूसरे कंधे पर शिफ्ट करता आगे बढ़ा, जब दानी ने एक बार फिर रास्ते में आई थी। तुम हमारी ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो? मतलब हमारी आप ही के पास पढ़ना चाहते हो? वो मेरी आप ही है। दानिश मेरी पर जोर डालकर बोला। हाँ हाँ, लेकिन हमारी ट्यूशन क्लास ज्वाइन करने के लिए तुम्हें छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। दानी ने हाथ से छोटा का इशारा करते हुए बोली, जिस पर दानिश ने अब्रू उठाकर पूछा, क्या? बहुत सिंपल है, बोलो। नज़र से मिली जब नज़र ने नज़र को किया दिल नसर। दानी ने एक सांस में बोली, जिस पर दानिश का मुंह खुला रह गया। स्पीक इन वन ब्रेथ। दानी मज़े से उसके कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए बोली, जो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था। बोलो बोलो। मंजर, मिली, नज़र, आई डोंट नो। दानिश झुंझुलाया। हा हा हा, मंजर नहीं फरंगी साहब, वो नज़र था। खैर, तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ, बोलो। ए फूल, मेरे फूल को ये फूल दे देना, कह देना तेरे फूल ने ये फूल दिया है। दानी ने दूसरा हिस्सा डाला। भूल फूल कहना। उफ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ही आ गई। दानिश निशा को देखकर शुक्र अदा करता जल्दी से गार्डन की एक कुर्सी संभाल कर बैठ गया। दानी निशा को देखकर दिल महसूस रह गई, क्योंकि निशा पढ़ाई के वक्त बहुत सख्ती से पेश आती थी। दानी, आप भी पढ़ेंगे? निशा अपनी चेयर संभालते हुए कुछ गवार हैरत से बोली। जवाब में दानिश ने पूरे दांत निकालते हुए जोरों जोर से इस बात में सर हिलाया, जिस पर निशा हौले से मुस्कुरा दी। ददी, तूने नोट किया, पिछले 3-4 दिनों से अंग्रेजी बाबू काफ़ी बदले बदले नजर आ रहे हैं। जब देखो आप ही की माला जपते रहता है। दानी दरख्तियाँ के कान में घुसकर बोली। तोबा है दानी, बंदा तुमसे ना सिर्फ जासूसी करवा ले,
चुपचाप अपनी बुक्स निकालो, आप ही देख रही हैं। तरक्षा अपने बैग में झुकते हुए बोली। दानिश भी मुंह बनाती अपने बैग की तरफ मुतवज्जे हुई। वाह वाह वाह, भाई मिस बायोलॉजी मैथ्स पढ़ा रही हैं। निशा तीनों को मैथ्स का प्रॉब्लम समझा रही थी जब नकीब शिफा को लेकर वहां आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और इनका बायोलॉजी। और रियाजी से मोहतरमा को इस हद तक चिढ़ती कि अगर पास होना ना होता तो ये रियाजी की बुक की तरफ देखती भी नहीं। और आज वल्लाह, नकीब बोलते हुए शिवा को लेकर वहीं एक कुर्सी पर टिक गया। कौन सी किताब में लिखा है कि जो सब्जेक्ट आप लाइक नहीं करते उसे पढ़ाया भी ना करें? निशा तीनों को सवाल हल करने का कहते खुद शिवा को नकीब की गोद से ले गई। सच्ची आपको मैथ्स पसंद नहीं था? दादी ने इश्तियाक से पूछा। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे पढ़ाई के वक्त फजूल की गुफ्तगू नहीं पसंद। निशा की संजीदा आवाज़ पर जहाँ दानी का मुंह बना था वहीं दरक्षा और दानिश ने मुंह नीचे करके कहका लगाया था। निकाल लो दांत अंग्रेजी बाबू, आज पहला दिन है। दानी ने उसे धमकी देते किताब की तरफ मुतवज्जे हुई। यह भी तो किसी किताब में नहीं लिखा कि किसी बंदे से ज़बरदस्ती ही नापसंदीदगी का इजहार करें, बिला वजह बिला जवाब। नकीब वापस शिफा को उसकी गोद से लेते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अभी निशा कोई जवाब देती कि दारम बुक लेकर आया। निशा एक नज़र शिफा पर डालकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। चलो लिटिल डॉल, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। नकीब भी सबकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए शिफा को लेकर सीटी की धुन बजाता पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उफ अल्लाह, काश इस दुनिया में मेरे इस बेवक्त भूख का कोई इलाज होता। इतना कुछ बदल गया लेकिन आधी रात को भूख लगने की आदत वैसे ही है। निशा पेट में दुहाई दे रही चूहों को कोसती हुई बोली। लैपटॉप बंद करके चश्मा टेबल पर रखती एक मुस्कुराती नजर बेड पर महवे ख्वाब अपने दिल के टुकड़े पर डालकर दुपट्टा गले में मफलर के अंदाज में लपेटते हुए धीरे से दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल आई। दुनिया का कोई खित्ता, कोई इलाका, कोई गोशा होगा जहां मैं जाऊं और ये बंदा मौजूद ना हो या बाद में एंट्री ना मारे। निशा किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही सामने स्लीवलेस ब्लैक टी शर्ट में ट्राउज़र पहने, माथे पर बेतरतीबी से बाल बिखरे एप्रन पहने तकरीबन फ्राई पैन में घुसे नकीब को देखकर सर ऊपर उठा के बड़बड़ाई। चांद के हुस्न पे हर शख्स का हक है, मैं उसे कैसे कहूँ रात को निकला ना करे। बेशक रात में की गई दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये कहें नहीं मेंशन की किचन की दहलीज पे खड़े होकर खाना मांगो और प्लेट चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए। नकीब ढीले ढाले से नाइट ड्रेस में चांद से चेहरे पर बिखर रहे 12 लड्डों के बदलियों में आंख में चोली खेल रहे चेहरे को फोकस करते हुए इसके करीब आया, जो अब खामखा ही अपने गले में दुपट्टा को फैलाने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसी कोई दुआ कर भी नहीं रही थी। निशा उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके पजल हुई, फिर उधर उधर देखती फ्रिज की तरफ बढ़ी। एंड मैं यहाँ खाने नहीं बल्कि पानी पीने आई थी। निशा ने फ्रिज से बोतल निकाल कर नकीब के आगे लहराते हुए पानी पर जोर दिया। आई सी। नकीब ने कंधे चढ़ाए थे। एक्चुअली मैंने वेस्ट ना होने के ख्याल से पैकेट में जितना पासा था पूरा बना दिया, बट अब मुझे याद आया वेस्ट तो अब भी होगा क्योंकि इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगा बिकॉज मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। मैंने टाइम पास के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाने का सोचा था। और अम्मा जान कहती है ना, अल्लाह के पास रिस्क की बेकदरी का बहुत सख्त हिसाब होगा। तो नकीब ने मस्कीन शक्ल बनाते हुए फ्राई पैन का ढक्कन हटाया और पल के पल में किचन में पहले पास्ते की सहर अंगेज खुशबू ने निशा की भूख कुछ और चमकाई। और वैसे भी निशा को बचपन से नकीब के हाथों की बनी चीज़ें बहुत पसंद थीं। तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में? निशा मुश्किल से अपने मुंह में आ रहे पानी पर लानत भेजती अपने अजली रूड अंदाज में बोलते हुए दरवाजे की तरफ भी बढ़ी थी। वेस्ट होने से बचा सकती हो। नकीब ने पास आकर कान में सरगोशी की। व्हाट डू यू मीन? आपने मुझे क्या समझाया है? रिलैक्स, तुम्हारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा मुझे नेगेटिव ही लो। मैं तो बस अम्मा जान की बात और रिस्क का ख्याल करने का कह रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, नो इशू, बस हाइपर मत हो। यकीन जानो मैं तुम्हारे इस जलाल वाले मूड से बहुत डरता हूँ जो मुझे देखते ही ऑन हो जाता है। नकीब ने उसके जलाल मूड ऑन होने से पहले ही सारे हथियार डाल दिए। लेकिन तुम खा कर रिस्क की बेकदरी होने से बचा सकती हो, नहीं तो नो इशू, लेकिन तुम मेरे साथ भी गुनाह में बराबर की हकदार होगी। क़यामत में सवाल तुमसे भी होगा। नकीब ने उसे डराना चाहा। वो जानता था निशा को भूख लगी है और वो किचन में बनाने भी पास्ता ही आई थी, बट इत्तेफाक से पास्ता की यही पैकेट लास्ट थी, इसलिए उसने अपनी डाकू हसीना को दूसरे तरीके से हैंडल करना चाहा। वो क्यों? मैं कोई आपकी भाई हूँ जो मुझे विरासत में सब आपके बराबर मिले? निशा तड़क कर टेबल के पास आई। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत।
अम्मा जान कहती है ना, गलत होने और करने से रोकना चाहिए। अब अगर ये तुम्हारे सामने बर्बाद होगा और तुम अल्लाह के दिए नेमत से मुंह फेर कर जाओगी तो यू नो बेटर। नकीब ने कंधे अचकाते हुए एक बाउल निशा की तरफ खिसका कर अपने बाउल पर झुक गया। निशा 1 से 2 मिनट सोचने के बाद वहीं एक कुर्सी पर खींच कर बैठ गई। एक तो पेट में दौड़ रहे चूहों की दुहाई, दूसरा खौफे खुदा। दोनों ही ठोस वजह थे निशा के पास 8 साल बाद नकीब बहरोज बेग के हाथों के बने पास्ते खाने का। वैसे तुम्हें याद है बचपन में तुम अम्मा जान और अब्बू की मदद से मुझसे ज़बरदस्ती ये सब बनवाया करती थी और फिर नुक्स निकाल कर मेरा दिल भी जलाया करती थी। अगर मैं पलट कर कुछ बोल देता तो फिर अब्बू से शिकायत लगाकर डांट भी पड़वाती थी, जैसे मुफ्त के शेफ को मुआवजा दिया हो। निशा के आधे से ज़्यादा बाउल ख़त्म करने के बाद नकीब ने बचपन का जिक्र छेड़ा, वरना उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बीच में छोड़ जाती। मैं एवी नुक्स नहीं निकालती थी, उसमें वाकई कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम होता था। स्पेशली मिर्च और नमक तो हमेशा ज़्यादा ही होती थी, जो मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि आप जानबूझकर डाला करते थे। निशा पानी का गिलास उठाते हुए नकीब की शरारती आंखों में अपनी संजीदा आंखें गाड़ कर बोली, हाँ तो तलवार की नोक पर कुकिंग करवाई जाएगी तो बंदा क्या करे। नकीब ने भी कबूल किया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बाद में फजूल शिकायत करके खुद को दुनिया जहाँ का आखिरी मासूम साबित करने की कोशिश न करे तो काफ़ी है। निशा बाउल धोकर कपड़े से खुश करती स्लैब पर रखते हुए संजीदगी से बोली, कहने को मुझसे 4 साल छोटी हो, लेकिन बात किसी तजर्बाकार बूढ़ी दादी अम्मा की तरह करती हो। नकीब ने फजूल में ही बात को तोल देना चाहा। रात के इस पहर उस जालिम हसीना का साथ किसी ख्वाब सा लग रहा था जिसे वो जागना नहीं चाहता था। कौन कहता है कि तजर्बा सिर्फ उम्र से आता है, असल तजर्बा तो अपनी ज़ात से जुड़े तल्ख हकीकतों से होता है। बट ये आप नहीं समझेंगे बेग साहब, क्योंकि आप निशा का माल नहीं है। निशा एक पल को उसके पास रुककर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे मोहतरमा, ना शुक्रिया ना कोई एहसान एहसान, आज ही का इजहार। कहाँ चली सवारी। नकीब जल्दी से उठकर निशा के रास्ते में हाइल हुआ, जिस पर निशा अपने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए उसकी आंखों में देखी गई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, घर में पास्ता सिर्फ मेरे लिए आता है और आपने जो पास्ता बनाया वो मेरा था। आपने सिर्फ बनाया, जिसके मुआवजे के तौर पर आप खा चुके हैं। फिर कैसा शुक्रिया, कैसी आजी, कैसा एहसान। नकीब तो बस उसकी देर और दिलेरी पर दीदे फाड़ कर उसे देखता रह गया, जो बेनियाजी से उसकी आंखों में अपनी सवालिया नजरें गाड़े खड़ी थी। बट निशा अपने दोनों हाथ बुरी तरह से मरोड़ते हुए शायद लफ्ज जोड़ रही थी। नकीब बड़ी दिलचस्पी से जवाब की मलका को कंफ्यूज होता देख रहा था। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर नकीब बहरोज बेग, मैं निशा कमाल आपकी एहसानमंद हूँ। मेरे भाई को 7 साल तक पनाह देने के, उसका ख्याल रखने के लिए, उसे यहाँ लाने के लिए एंड मोस्ट स्पेशली मुझसे मिलाने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि मैं ये लिफाज अदा करूँगी आपके लिए, बट रिश्ते चीज़ ही ऐसे हैं जो इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, उसकी रज़ा के बगैर। निशा संजीदगी से कहती मुड़ गई। वो एक हफ्ते से सोचे अल्फाज आखिर आज जुबान पर ही ले आई थी। दूसरी तरफ तो नकीब बेचारा गश खाकर गिरने ही पर ही था। जाऊं सौ जान से इस तर्ज तकल्लुम पे निसार, फिर से फरमाइए कि आपने इरशाद किया। मैंने इरशाद नहीं, बकवास किया। आप ये लफ्ज़ डिज़र्व नहीं करते। निशा उसकी शरारती आवाज़ पर पलटकर दांत पीस कर कहती, खुद पर दानत भेजती वहाँ से वॉकआउट कर गई। चल भाई नकीब, शेरनी के साथ पहली सीक्रेट डेट मुबारक हो। यह दुनिया का पहला सीक्रेट होगा जिसमें डेट को नहीं पता कि वो किसी की डेट है। असूलन उसे सीक्रेट नहीं सरप्राइज डेट कहना चाहिए। चलो फिर अपनी शेरनी का पहला शुक्र, सरप्राइज डेट मुबारक हो एंड शाबाश। नकीब खुद को मुबारकबाद के साथ पीठ पर थपकी देता जमाई देते हुए सरशारी के आलम में किचन की लाइट ऑफ करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। लिटिल डॉल बोलो बा बा, बोलो बा बा। नकीब शिफा को सोफे पर बिठाए प्यार से बोला, लेकिन शिफा मैडम ने मुम मुम कर बोलकर उसके अरमानों पर औस गिराए। बेटा नहीं, बोलो बोलो बुब बुब, बोलो बुब। नकीब ने अब उसी के अंदाज में सिखाना चाहा, लेकिन शिफा मैडम ने फिर की गर्दान करते हुए खुश होना शुरू कर दिया। लिटिल डॉल, दिस इज़ नॉट फेयर यार, मैं 2 महीने लेट हूँ और आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं बाबा ना बोलकर। नकीब ने मुंह बनाकर शिकवा किया, जिस पर शिफा उसके गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ मारते हुए खुश होने लगी। सिर्फ एक बार बोलो बुब बा, प्लीज़ बोलें। नकीब ने एक और नाकाम कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ला हासिल। शिफा जो 15 दिन से मुम मुम कर रही थी, अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। अरे यार, एक बार बोलने में क्या हर्ज है। नकीब थका सा उसे लेकर वहीं नीचे कारपेट पर बैठ गया। अब शिफा अपने सारे खिलौनों को इग्नोर करते नकीब के फ़ोन को मुंह में लेकर चूसने लगी।
क्या नकी, मुंह क्यों सुजाया हुआ है? आफरीन बेगम उसके पास आ बैठते हुए बोली। क्या बताऊं यार, 4 दिन से सिखा सिखा कर थक गया हूँ। ये बाबा का बे तक नहीं बोल रही। नकीब ने पास खेल रही शिफा की शिकायत लगाई, फिर हाथ बढ़ाकर इसे पास किया जो रेंगते हुए दूसरी तरफ निकलने लगी थी। पता नहीं क्यों नकीब, कभी कभी तुम्हारी शिफा के लिए मोहब्बत लगाव देखकर यकीन नहीं होता, एक ख्वाब सा लगता है। आफरीन बेगम शिफा को देखती हुई बोली, जिस पर नकीब के मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। आपको क्या लगता है मामा कि मेरी शिफा के लिए मोहब्बत लगाओ ये सब झूठ है? मैं शिफा को निशा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। नकीब संजीदा हुआ। नहीं बेटा मेरा, मामा चाची जान भी कई बार ये बेयकीनी का इजहार कर चुके हैं। घर में सब शिफा को मोहब्बत करते हैं, उन पर सवाल नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत पर बेयकीनी को मैं क्या समझूं? मामा एक बात आप लोग अच्छे से जान लें, मेरा और निशा के रिश्ता का मेरी शिफा के लिए मोहब्बत और लगाव से कोई लेना देना नहीं है। नकीब शिफा को अपने पेट पर बिठाते हुए संजीदगी से बोला, बुरा मत बनाओ, लेकिन निकाह पर तुम्हारे रद्द अमल ने शायद हमें भी यकीन कर दिया है, लेकिन खुदा गवाह है हमने निशा तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं सोचा। आफरीन बेगम की बात पर नकीब ने खामोश नजरें शिफा पर गाड़ी। बेटा, एक वक्त में एक औरत ममता के हाथों मजबूर होकर या समझौता मजबूरी किसी भी सूरत में दूसरी औरत के बच्चे को मुश्किल से ही अपना लेती है, लेकिन मर्द मर्द इस बात में बहुत कम ज़र्फ होते हैं, उन्हें अपना ही खून चाहिए होता है। फिर शिफा के केस में तो शिफा के असल वालिदैन का किसी को पता ही नहीं है। यतीम खाने वालों को शिफा यूं ही कहीं पड़ी मिली थी, तो ये सच्चा होना गलत नहीं है। आफरीन बेगम ने अपनी बात पर नकीब के चेहरे पर संजीदगी देकर सिफारिश भी पेश की थी। मामा ये देखें। नकीब ने शिफा को हवा में उछाला था, जिस पर शिफा की किलकारी ने हाल में जलतरंग बिखरा था। मामा बताएं, क्या आज से पहले कभी आपने इतने शफाफ मुकद्दस बियर रिया किलकिलाहट की आवाज़ सुनी है? एकदम झरने से गिरते पानी की आवाज़ जैसी, जो खामोश वादी में ज़िंदगी भर जाती है। मामा, मैं कोई बहुत अल्लाह वाला इंसान नहीं हूँ, आम सा बंदा हूँ, लेकिन कमज़र्फ और छोटी सोच मेरी फिर भी नहीं है। बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे से बहुत खुश होता है तो उसके घर अपनी रहमत की सूरत में बेटी को भेजता है। मैं तो आप लोगों को नाखुश करके लोगों से खफा होकर आप लोगों का दिल दुखा कर गया था, लेकिन फिर भी उस पाक परवरदिगार की करम नवाजी देखें, उसने मुझे इस नेमत से नवाज दिया। नकी ने झुककर शिफा के फूले गुलाबी गालों को बोसा लिया था। मामा, मैं जब यहाँ से गया था अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने तक मैंने कभी निशा या उसके निकाह के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल में शायद ये निकाह का असर था या मैं मैच्योर हो गया था उस वजह से। खैर जो भी था, धीरे धीरे उन 4 सालों में निशा ने मेरे दिल में थोड़ी सी जगह बना ली थी, इसलिए मैंने यहाँ वापस आने का सोचा। लेकिन जिस वक्त आपने मुझे बताया कि किस तरह निशा ने औरत होकर बिना किसी बात की परवाह किए शिफा को अपनाया, यकीन करें उस वक्त आपकी लाडली मेरे दिल की पूरी दुनिया को फतह करके वहाँ की मलका बन गई। मामा, अब मैं अपने आप को खुशकिस्मत मर्द समझता हूँ कि मेरे निकाह में मेरी जीत की हमराही एक ऐसी लड़की है जो बाज़र्फ है। मामा, कोई बच्चा यतीम पैदा नहीं होता, लेकिन हमारा उसके साथ रवैया उसे यतीम बना देता है। हम ही वो लोग हैं, हमारी ही वो सोच है जो यतीम को यतीम बनाती है, और फिर यतीमों के लिए बड़े बड़े यतीम खाने तामीर करते हैं। फिर बड़े फ़ख्र से उन यतीम खानों में हज़ारों लाखों का चेक देकर लोगों को जिताते हैं कि हमने कितनी नेकी का काम किया है, हम यतीमों की ज़रूरतों का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि इस यतीम, मासूम, नन्ही नन्ही जानों की असल ज़रूरत क्या है। बेशक ज़िंदगी के लिए हवा, पानी, रिस्क ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी तभी मालूम होती है, जीने का मन तभी करता है जब अपने साथ हों। अपना छोटा सा घर, प्यारे प्यारे बहन भाई से मोहब्बत करने वाली माँ बाप हों, एक मुकम्मल परिवार हो। मामा, जब दिल उदास होता है तब भूख प्यास की तलब नहीं होती, तलब होती है तो किसी अपने की, और जब वो दस्तयाब ना हो ज़िंदगी बोझ मालूम होती है। इन 8 सालों में मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से महसूस किया है। ना जाने कितनी रातें मामा, सब होने के बावजूद मैं भूखा सोया हूँ। नकीब उदासी से बोलकर आफरीन बेगम की गोद में सर रखकर शिफा को अपने पेट पर बिठा गया, क्योंकि मुझे उस वक्त खाना नहीं चाहिए था, बल्कि आपके और अम्मा जान के उस गोद की ज़रूरत थी जहाँ मैं अपनी थकन उतारता। बाबा चाचू की शफकत भरे मेहरबान हाथ अपने सर पर चाहिए थे, दानी दरख्शा दारम की मोहब्बत की ज़रूरत थी। इस तरह इन बच्चों को भी तो ये कमी महसूस होती होगी ना। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे जोड़े हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और वो अपनी इस महरूमी को पूरा करने के लिए न जाने कितने डॉक्टर, हकीम, आमिर के यहाँ के चक्कर लगाते हैं, जैसे औलाद देना अल्लाह माफ़ करे उनके हाथ में हो। अगर वो उन सारी जगहों के बजाय चक्कर यतीम खाने भी लगा लें
वहाँ किसी मासूम के सर पर हाथ रख दें, किसी मासूम को अपनाकर उसे घर माँ बाप दे दें तो क्या बुराई है? मामा, इस्लाम में यतीम का बहुत बड़ा दर्जा है। किसी यतीम बच्चे के सर पर शफकत से अगर कोई हाथ भी फेर देना तो उसके के बालों जितना सवाब उस इंसान के नामा अमाल में लिख दिया जाता है। यतीम पर नरम नज़र तक डालना यतीम की नेकी है। मुझे आज भी याद है, बचपन में अम्मा जान ने एक वाक़या सुनाया था कि ईद का दिन था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बच्चे को रोते देखा तो दरियाफ्त किया कि बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है जो मुझे ईदगाह ले जाएं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने कंधों पर उठाया और ईदगाह ले गए। तो सोचे मम्मा, यतीम का दर्जा कितना बुलंद है। इसके साथ उसने सलूक करना किस कदर महबूब अमल है अल्लाह के आगे। नकीब आफरीन बेगम की गोद में सर रखे अपने पेट पर बैठी शिफा के नन्हे नन्हे हाथों के थप्पड़ अपने सीने पर खाते हुए बोला, बेटा आज तुम मेरी तरबियत नहीं अम्मा जान की सिखाई बातें बोल रहे हो। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी किस कदर रहमत का सबब है। अल्लाह अम्मा जान का मेहरबान साया हमेशा हमारे सर पर बनाए रखे, आमीन। आफरीन बेगम अपने बेटे की आला सोच पर दिल से अम्मा जान के मशकूर होती नम आवाज़ में बोली तो नकीब ने सदके दिल से आमीन कहा। अच्छा तुम बैठो, मैं निशा लोगों के लिए स्टडी में जूस भेज कर आती हूँ। आफरीन बेगम अपनी जगह से खड़ी हुई। तुम कुछ लोगे? जी एक कॉफ़ी भेज दें, मैं लिटिल डॉल के साथ गार्डन में जा रहा हूँ। अपनी कोशिश जारी रखने, आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इन्हें बाबा पापा या डैडी कुछ ना कुछ बोलना तो सिखा कर रहूँगा, वरना ये मम करते हुए मुझे मामू ना कह दे। नकीब शिफा को गोद में उठाते हुए अपना खर्चा जाहिर कर गया। बेटा अभी 11 महीने तो लगे हैं, इतनी जल्दी तो वैसे इतनी बातें कैसे करेगी, और तुम जो सिखाओगे वो हरगिज़ नहीं बोलेगी। आफरीन बेगम अपने बेटे की बचकाने खदशे पर मुस्कुराई थी। क्यों नहीं बोलेंगी? आप नहीं जानती मामा, 8 माह से लेकर 3 साल तक के बच्चे हर चीज़ स्कैनिंग करने की तरह सीखते हैं। अच्छा जाओ कर लो कोशिश, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। हर बच्चा पहले माँ ही बोलता है, और उस बच्चे की माँ को तो तुम्हारे कारनामे पता चले ना तो जानते हो क्या करेगी? अब तो सबसे पहले मैं अपने निकाह का ऑफिशियल अनाउंस करूँगा। इसके बाद डंके की चोट पर अपनी बेटी को बाबा बोलना सिखाऊंगा, वो भी इसकी मामा की नज़रों के सामने, जिसे देखो मुझे धमकी देता घूमता है। नकीब जोश में बोलता शिवा को हवा में उछालते हुए वहाँ से निकल गया। पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। आफरीन बेगम बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। आप ही यकीन नहीं होता, आपने सच में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इट्स लाइक अ ड्रीम। दानिश निशा के साथ स्टडी में बैठा अपने पिछले 1 हफ्ते के महसूसात बता रहा था। अभी कुछ देर पहले ही निशा ने सबको पढ़ा के भेजा था, और दानिश पिछले हफ्ते की तरह मुझे डाउट है कुछ कहकर अपने आप ही के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने रुक गया था। अच्छा तो भाई साहब को क्यों यकीन नहीं हो रहा? क्या तुम्हारे भी अपने आप ही के लिए ख्यालात अपने अजीज़ भाई जैसे हैं, जल्लाद टाइप्स? निशा ने मसनूई संजीदगी से पूछा। बिल्कुल नहीं आप ही, मेरे आप ही तो बहुत स्वीट है, दानिश झट से बोला, लेकिन उसकी उर्दू की गड़बड़ पर निशा ने जानदार कहका लगाया था। भाई मेरे वो बिल्कुल और बहुत होता है। तुमने बताया कि तुम स्पेशली उर्दू क्लासेस ज्वाइन किए थे, फिर ऐसी उर्दू क्यों बोलते हो? आप ही, दानिश ने मुंह बनाते हुए एहतजाज बुलंद किया, जिस पर निशा ने उसके माथे पर सलीके से सजे बालों को बिखेरा था। एक तो वो रेड चिली मेरा महाज बनाती रहती है, और अब आप भी हंस रही हैं। दानिश अपने बाल सेट करते हुए फूले मुंह के साथ बोला था। ओके बाबा, आप ही की सॉरी, मेरे भाई की उर्दू सबसे बेस्ट है, इतना बेहतरीन है कि मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल से लेकर आजकल के नए नवेले शायर तक अदब की क्लास ले सकते हैं मेरे भाई से। निशा अपने गुलाबी लबों को दांतों में दबाए मसनूई संजीदगी से बोली थी। और रही बात दानीन की, तो तुम भी बहुत परेशान करते हो बच्ची को, मैंने नोट किया है। निशा की पहली बात पर जो दानिश का मुंह बना था, वो दूसरी बात पर शरारती अंदाज में खिल उठा। आई डोंट नो आपी, बट मुझे उसे परेशान करना अच्छा लगता है। एकदम बच्चों जैसी नेचर है। दानी की छोटी छोटी बातों को फिर फाइट करने रेडी हो जाती हैं। दानी ने मुस्कुराते हुए बोला। सिर्फ वो ही फाइट करती है, मेरा शरीफ भाई कुछ नहीं करता, मैं बस आंसर करता हूँ। एंड बाय द वे, आपके और नकी भाई जैसे कोल्ड वॉर तो आज तक नहीं हुई हमारे दरमियान। बट आई मस्ट से शी इज़ सो नेचुरल, मतलब जो उनके दिल में होता है वो ज़ुबान पर होता है, और हर कन्वर्सेशन में। इसलिए
विन करता हूँ बिकॉज वो बिना सोचे समझे भूलती हैं। दानिश ने आंखें बंद करके सोफे की पलंग से सर टिकाते हुए बोला, जिस पर निशा ने गौर से उसका खिला चेहरा देखा था। वाह भाई, माशाल्लाह, काफ़ी नोटिस किया है मेरे भाई ने दानीन को। अब आप ही तो जान ही सकती हैं ना, आखिर रीज़न क्या है? निशा दानिश का कंधा हिलाते माने खेदी से पूछ गई, जिस पर दानिश ने पट से आंखें खोली। तोहबा आप ही, अल्लाह माफ़ करे। दानिश ने अपने मखसूस अंदाज में कान को हाथ लगाए। ट्रस्ट में आप ही, मैंने आज तक उस फ्लर्ट छिली को पर फसली देखा तक नहीं है। खैर, इरादी तौर पर नज़र भी जाए तो मैं फ़ौरन नज़र हटा लेता हूँ, क्योंकि मेरे कारी साहब ने बताया था गैर महरम को देखना बहुत बड़ा गुनाह है। मासूम बच्ची की तरह सफाइयाँ देता निशा को अपना भाई बहुत प्यारा लगा था। निशा को अपने भाई की इस मासूम अदा पर ढेरों प्यार आया था। साथ फ़ख्र भी हुआ कि वो एक ऐसे भी बहन की कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो मर्द होकर निकाह का पर्दा करता है, निगाह का पर्दा करता है। फिर तुम्हें दानीन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे? निशा जान छुड़ाकर उसे छेड़ गई। तौबा करें आप ही, आपको अपने भाई पर एतबार नहीं? दानिश ने रूठेपन से बोला। अभी वो लाड करने लगा था क्योंकि उसके आप उसके नखरे उठाने उसके पास मौजूद थी। नहीं भाई, एतबार तो बहुत है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे घर को तुम पर एतबार है, और सब तुमसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं। हाँ, दानीन का मुझे नहीं पता, बट तजस्सुस भी कोई चीज़ होती है। निशा ने कंधे अचकाए। यार आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। एनालाइज भी कोई चीज़ होती है। दानिश ने नाराज़गी के इजहार किया, फिर निशा पर नज़र पड़ती ही उदासी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हाँ, घर में सब मुझ पर एतराज़ करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जब तक मेरा सच पर्दे में है, जब तक मैं मोहम्मद दानिश हूँ। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि मैं हसन कमाल का बेटा हूँ, उस दिन यही सारे लोग मेरे नाम से भी नफरत करेंगे, मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेंगे, और शायद उनका भरोसा तोड़ने के जुर्म में मैं दोबारा अपनी आप ही को कभी देख नहीं पाऊंगा। दानिश सोफे पर बैठी निशा के कदमों में बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारी आप ही कभी तुम्हें खुद से जुदा नहीं करेगी। तुम चाहो तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए पागलपन की बातें ना करो। निशा दानिश के बाल बिखेरते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर गई। थैंक यू आप ही। दानिश सरसार उसके गले लगा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। भाई बहन का मिलन समारोह हो गया हो तो क्या मैं अपनी लिटिल डॉल की सवारी अंदर ले आऊं? कसम से लॉन में वॉक कर करके पैर बहुत दुख रहे हैं। नकीब शिवा को दूसरे हाथ पर रखते हुए बोला, जो माँ को देखते ही मम मम करना शुरू हो चुकी थी, साथ दोनों हाथ भी मार रही थी। हम ना कहते हैं तो कौन सा आपकी सवारी रुक जाएगी? निशा जवाब देकर मुस्कुराते हुए शिफा की तरफ बढ़ी थी। अरे मम की जान, कहाँ था मेरा बच्चा? निशा फौरन शिफा को नकीब की गोद से लेते हुए चटाचट उसके गालों पर प्यार करते हुए सोफे की तरफ बढ़ी, और नकीब हमेशा की तरह उस खूबसूरत मंजर में खो गया। भाई, मंजर लगाएंगे क्या? दानिश नकीब के गले में हाथ डालते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला। कभी नज़र भरकर देखा नहीं तो नज़र क्या लगाऊंगा? और तुम? नकीब एक झटके से दानिश का हाथ हटाकर अपने मजबूत बाजू उसके गले में डालकर दबोच गया। तुझे शर्म नहीं आती? अपना काम बनता भाड़ में गई जनता वाली मिसाल सच करके तुझे अपनी बहन का मिली भाई को भूल ही गया। ये नहीं कि अपने बहन के 23 साल पहले हो चुके सरताज को आप ही साहिबा के इल्म में लाने में कोई मदद कर दे। नहीं, यहाँ तो भाईचारा ही ख़त्म नहीं हो रहा। नकीब दांत पीसते हुए आहिस्ता बोल रहा था और पकड़ भी हल्की थी, लेकिन आप ही साहिबा को ये कौन बताए? क्या कर रहे हैं? उसे दर्द हो जाएगा। निशा परेशानी से शिफा को उठाकर नकीब तक पहुंचती, साथ दानिश को भी आज़ाद करवा की। निशा की फिक्र पर जहां नकीब का मुंह बना था वहीं दानिश खुलकर मुस्कुराया था। तुम इतनी फिक्र मेरे लिए कब दिखाओगी? नकीब के मुंह से बेसाख्ता फिसला। एक्सक्यूज़ मी? निशा ने अब्रोच कहा है। मेरा मतलब है कि तुम्हारा भाई कोई लकड़ी का नहीं है जो टूट जाए। नकीब ने जवाब दिया। अभी उनकी बहस तूल पकड़ती बाहर आई आवाज़ों पर तीनों हैरान से बाहर की तरफ बढ़े थे। अब ज़्यादा मत सोचें अम्मा जान, यकीन करें इससे अच्छा रिश्ता आपको निशा के लिए कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा खाता पीता घराना है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का डॉक्टर है, अभी अपना क्लिनिक नहीं खोला लेकिन जल्द खोलने का इरादा है। वो तीनों जब हॉल में पहुंचे, सोफे पर बैठी सुगरा बी की आवाज़ पर दरवाजे में ही रुक गए। नकीब ने सूरज से रुख मोड़कर निशा को देखा। कुछ देर पहले वाले मुस्कुराते चेहरे पर अब चट्टानों की सी सख्ती थी। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़के ने निशा को खुद पसंद किया है, इसलिए उन्हें निशा के माँ बाप के माजी से भी कोई मसला नहीं है।
लड़के के माँ बाप ने एतराज़ किया था जब उन्हें लोगों से पता लगा। सुगरा बी की बात पर निशा के पैर डगमगाए थे, पर बरवक्त नकीब और दानिश ने उसके बाजू थामे। लेकिन मैंने उन्हें यह कहकर मुतमिन कर दिया कि आप लोगों ने शहनाज से उसी दिन सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए थे जब वो घर से भागी थी, और 1 साल बाद जब वो मिली तब भी आप लोगों ने महज उसकी उजड़ी हालत और मासूम जान निशा को देकर उसे घर में पनाह दी थी। फिर निशा बहुत शरीफ, समझदार और बासलीका बच्ची है, होगी क्यों नहीं, आखिर उसकी परवरिश अम्मा जान ने की है। उस पर तो शहनाज का साया तक नहीं पड़ा, यहाँ तक कि उसने बचपन में शहनाज का दूध तक नहीं पिया। शहनाज इस हालत में ही नहीं थी कि निशा को अपने पास रखती। सुगरा भी बड़ी सफाकी से हमेशा की तरह उस मासूम के दिल पर एक के बाद एक तीर पेवस्त कर रही थी, और उनके हर वार पर निशा का बदन सुन्न हो रहा था। अगर नकीब और दानिश ने उसे थाम ना रखा होता तो वो गिर चुकी होती, लेकिन आंसुओं को कौन रोक सकता है। निशा का एक आंसू फिसलकर नकीब के हाथ पर गिरा था। नकीब जो जब्त किए खड़ा था उसका जब्त जवाब दे रहा था। कुछ ऐसा ही हाल दानिश का था। उसका चेहरा जब्त की इंतहा से बिल्कुल लाल हो रहा था। अम्मा जान, इतना अच्छा रिश्ता हमें निशा के लिए कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ जानने के बाद भी वो लोग राजी हैं, वरना आप भी जानती हैं, वालिदैन के किरदार से ही बच्चों का किरदार देखा जाता है। सुगरा बी ने अब की बार से वाकई की हद कर दी थी। नकीब जो जवाब देने के लिए मुंह खोलने वाला था, निशा को बिना कुछ बोले शिफा को सख्ती से अपने बाजू में दबोचे लड़खड़ाते कदमों से पलटता देख उसका बाजू छोड़कर कंधे से थाम गया। निशा, बेशक खामोशी बेहतरीन जवाब है, लेकिन हर खामोशी का मतलब जवाब नहीं होता। कुछ खामोशी बुज़दिली होती है, और तुम्हारी इस खामोशी को बुज़दिली ही कहते हैं। और याद रखना, तुम्हारी ये बुज़दिली कल तुम्हारी जगह शिफा को ला खड़ा करेगी। नकीब ने उसके आंसू भरी गुलाबी आंखों में अपनी संजीदा आंखें डालकर शिफा की तरफ इशारा किया। नकीब की बात पर निशा ने शिफा की तरफ देखा, जो तीतर के साथ उसका दुपट्टा भी मुंह में डालने लगी थी। नहीं, मेरी बच्ची मुझ जैसी नहीं बनेगी। निशा एक हाथ से अपने आंसू साफ करती शिफा पर अपने गिरफ्त मजबूत करते हुए बड़बड़ाई। नकीब ने अपने बाजू हटाते हुए दानिश को भी पीछे हटने का इशारा किया, और निशा मजबूत कदम उठाते हुए पहली बार जवाब देने जा रही थी। भाई, एवरीवन हैज़ टू फाइट देयर ओन बैटल। हर इंसान को अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी होती है, अपनी दफ़ा के लिए खुद लड़ना होता है, वरना दुनिया चाहे जितना भी उसका दफ़ा कर ले, उसके हक के लिए आवाज़ उठाए, सब बेसूद होता है। दानिश के कुछ कहने से पहले ही नकीब ने उसका कंधे पर हाथ रखकर मुतमिन रहने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आनी जान। निशा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? यहाँ मेरे पास आओ। सुगरा बी ने सोफे पर मौजूद खाली जगह की तरफ इशारा किया। मेरे वालिदैन की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी खुली किताब की तरह सबके सामने है। आपने यकीनन ये बात भी उनके इल्म में लाई होगी कि मेरी एक बेटी भी है, और बकौल आपके जितने अच्छे वो लोग हैं, उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना, है ना? निशा बड़े इत्मीनान का मुजाहरा कर गई, जिस पर नकीब ने सर नीचे करके अपनी मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि हॉल में सब खामोश तमाशाई बने पहली बार निशा को इस मुद्दे पर इतने आराम से बात करता देख रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस घर ब्याह कर जाओगी इस खिलौने को भी साथ ले जाओगी? लड़की, दिमाग खराब है तुम्हारा? इसके माँ बाप कौन है? ज़ात मजहब क्या है? किसका खून है? कुछ खबर नहीं। और सुगरा बी ने निशा के गोद में तीतर पकड़े हैरानी से उन्हें टुकड़ टुकड़ तक रही शिफा को घूरते हुए कहा। बड़ी आनी जान, ये मेरी बेटी है, और इसके खून का रंग भी मेरी तरह लाल ही है, और ज़ात भी। निशा ने मुश्किल से अपने लहजे पर काबू पाया था। और मेरी बेटी एक जीता जागता वजूद है, कोई बेजान गुड़िया नहीं है जिसे आप खिलौना कह रही हैं। और माफ़ करें, मैं अपनी बेटी के लिए दोबारा ऐसे लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ये निशा की बेटी है, शहनाज की बेटी नहीं जिसे जो चाहे सुना दें, वो खामोशी से सर झुकाकर सुनती चली जाए। मैं अपनी बेटी पर एक गलत हर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगी। निशा ने एक एक लफ्ज़ ठहर कर अदा किया। बीपी, बेटे कह लेने से ये तुम्हारी बेटी नहीं हो जाती, और दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी इस मुँह बोली बेटी के साथ कबूल करे, जिसका कुछ अता पता नहीं है। सुगरा भी सफाकी से बोली। बात जब शिफा पर आई तो नकीब की बर्दाश्त में जवाब देने लगी थी। शिफा मेरी बेटी है, इस हकीकत को मैं मानती हूँ, और वो लोग इसे मेरी बेटी की हैसियत से कबूल करते हैं जो मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। बाकी दुनिया क्या सोचती है ये सोचना मैंने अब छोड़ दिया है। और रही बात किस मर्द की मुझसे शादी ना करने की, तो मैं खुद किसी कमज़ोर इंसान का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना तौहीन समझती हूँ। निशा अब सिर्फ एक माँ थी जो अपने ऊपर हर जुल्म सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे पर गर्म हवा तक बर्दाश्त नहीं करती। बीबी, तो क्या सारी जिंदगी यहीं पड़े रहने का इरादा है?
माजरत के साथ फूफी जान, ये आपका मसला कतई नहीं है। नकीब की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वैसे भी वो सिर्फ निशा के लोगों के सामने वो खामोशी रहने वाली आदत ख़त्म करना चाहता था। वो हो चुका था, मतलब अब आगे वो बेहतर संभाल सकता था। इसलिए निशा की तरफ पलटा। निशा, तुम अंदर जाओ, शिफा को नींद आ रही है। दानी दरी दारम, जाओ शिफा के साथ खेलो। अगर इस वक्त सो गई तो फिर रात में परेशान करेगी। और कल ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें निशा को फ्रेश रहना है। नकीब के संजीदगी से कहने पर निशा बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ी, साथ दरख्शां दानीन दारम भी। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये मेरा मसला नहीं? खानदान में सबसे बड़ी लड़की है वो, इसके पीछे और भी लड़कियां हैं बिहाने को। सुगरा बेबी सुलग उठी थी। सिर्फ खानदान की बड़ी बेटी ही नहीं, खानदान की बड़ी बहू निशा नकीब बेग है वो। नकीब ने बड़े आराम से उनके सर पर बम फोड़ा। निशा मेरी मनकूहा है। मेरा और निशा का निकाह से 23 साल पहले हो चुका है। ये बात आप लोगों के इल्म में लानी चाहिए थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर लाई नहीं गई। एंड आप ये बात बेहतर जानती होंगी कि किसी मर्द की गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसके निकाह में मौजूद औरत का नाम किसी और के साथ जोड़ने की बात की जाए। इसलिए अनजाने में जो हुआ सो हुआ। मुझे यकीन है आगे आप ख्याल रखेंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अम्मा जान खानदान में सबको मिठाई भेजकर ये खुशखबरी देने वाली हैं। सो तब तक आप भी इस बात को बाहर ना फैलाएं। नकीब सुगरा भी के धुआं धुआं चेहरे पर ध्यान दिए बगैर बड़े आराम से बोल रहा था। अम्मा जान, ये सुगरा फुप्पी इतनी शफाक कैसे हो सकती हैं? उनके जाते ही नकीब अम्मा जान की गोद में सर रखकर सोफे पर दराज हुआ। पास दूसरे सोफे पर आफरीन बेगम और साइमा बेगम भी बैठी थी। वो इसलिए बेटा कि सुगरा की बारात शहनाज वाले किस्से की वजह से आते आते रुक गई। फिर खानदान की बदनामी के डर से सुगरा की शादी उसके एक शादीशुदा कज़न के साथ कर दी गई। सुख उसे वहाँ भी नहीं मिला और 3 साल में ही बेवा हो गई। इसलिए वो बात बेबात निशा को हम सब को शहनाज का ताना देती है। एक हिसाब से वो भी हक पर है। और अब निशा की शादी पर इतना जोर देने का तो वो अस्मा की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहती है। और उसे डर था कि मैं कहीं तुम्हारी और निशा के बारे में ना सोच लूँ। इसलिए वो अब से नहीं, निशा के एंटर के बाद से उसके लिए रिश्ते ला रही है। लेकिन उस नादान को क्या खबर इस सब की? अम्मा जान मुस्कुराई थी। वो सारी बातें अपनी जगह अम्मा जान, लेकिन आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? माजी में जो हुआ उसमें निशा की क्या गलती? बेटा, बेवा का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर 4 लफ्ज़ बोलकर किसी का दिल दुखाकर उसके दिल को राहत मिलती है तो मिले। हम क्यों किसी की दिल आज़ारी करें? और इस तरह हमेशा मेरी बच्ची की हौसला अफजाई करना, ढाल बने रहना। अम्मा जान की बात पर नकीब ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लीं।